हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है। ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है। और ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पेपर जो था दिसंबर 2013 का, वो हम कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सुम्मिलित करना है, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। पहला प्रश्न जो है मैं दिखा देता हूं आपको, ये कुट है। देखिए, सही आंसर होगा इसका डी। ठीक है, देखिए जो सुम्मिलित करने वाले होंगे उसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। वो प्रस्तार का हो जाएगा तालों की निर्माण विधि। ठीक है, और उद्भट का हो जाएगा प्राचीन ताल। ठीक है, और ठड का हो जाएगा मंडल। प्रस्तार का हो जाएगा स्वर साधारण की स्थिति। और श्रुति वीणा का हो जाएगा सारना। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे लिखा है भरत उक्त विपंची वीणा में डैश तार थे। जो भरत के द्वारा जो बनाई गई थी विपंची वीणा में कितने तार थे, आपको ये बताना है। सही आंसर है इसका सी, विपंची वीणा में 9 तार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा विभाषा किस गायन शैली में स्थित है? गीति, वाणी, प्रबंध या ध्रुवा गीति? सही आंसर है ए, गीति। भाषा और विभाषा गीति के अंतर्गत होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भाषा विभाषा गीति गायन शैली में स्थित है। गीति हेतु साम संज्ञा है। साम गीत और गीति, इन तीनों शब्दों का मूल अर्थ एक ही है। गीति के मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है आश्रित, तीसरा है पद आश्रित। भरत मुनि ने गीतियां 4 प्रकार की मानी है: मगधी, अर्ध मगधी, संभावित और पृथुला। मतंग मुनि के अनुसार शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, राग गीति, साधारणी, भाषा विभाषा, ये 7 गीतियां मानी है इन्होंने। ठीक है, तो भाषा विभाषा किसके अंतर्गत है? तो गीति के अंतर्गत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सही समूह को चिन्हित करें। ठीक है, जो ए है आपका आनंदिनी, दीप्ति, भावनी, मेदिनी, तरावली। बी है आपका मेदिनी, आनंदिनी, दीप्ति, भावनी, तरावली। सी है आपका तरावली, भावनी, दीप्ति और आनंदी, मेदिनी। और डी है आपका भावनी, दीप्ति, आनंदी, तरावली, मोदिनी, मेदिनी होगा ये। सही आंसर है इसका बी, मेदिनी, आनंदी, दीप्ति, भावनी, तरावली, ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है, बी। देखिए क्या है, मेदिनी, आनंदिनी, दीप्ति, भावनी, तरावली सही समूह है। प्रबंध का अर्थ गीत गायन शैली से है। प्रबंध का अर्थ गीत गायन शैली से। इसके अंतर्गत निबद्ध तथा अनिबद्ध आते हैं। निबद्ध के अंतर्गत प्रबंध, वस्तु और रूपक आते हैं। भारतीय संगीत में प्राचीन काल से ही विभिन्न गायन शैली का प्रचार रहा है। प्राचीन समय में प्रबंध के 6 अंग माने जाते हैं: स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल तथा इसकी 4 धातु भाग होते हैं: उद्ग्रह, मिलापक, ध्रुव और आभोग। ठीक है, ये आप याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। श्रृंगार हार के लेखक कौन है? महाराणा हमीर, महाराणा बप्पा रावल, महाराणा
कुंभा और महाराणा राज सिंह। सही आंसर है इसका ए, महाराणा हमीर। श्रृंगार के लेखक महाराणा हमीर हैं। इस ग्रंथ का रचनाकाल 1300 ईस्वी से कुछ पहले का है। इस लेखन महाराणा हमीर है। इनके ताल अध्याय में 120 ताल का वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कैन या कलाकार सरोद वादक नहीं है, बल्कि इसमें से कौन सा कलाकार सरोद वादक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद विलायत खां या सूरी शरण रानी। सही आंसर है सी, विलायत खां। ठीक है, सितार बजाते थे विलायत खां। ठीक है, उस्ताद विलायत खां सरोद वादक नहीं है, ये सितार वादक से संबंधित है। उस्ताद विलायत अली खां का जन्म 20 अगस्त 1927 को हुआ था और गौरीपुर पूर्व बंगाल में हुआ था। इनके पिता सितार वादक उस्ताद इनायत खां, पितामह उस्ताद इमदाद खां, एक प्रति पितामह साहबदाद जैसे महान संगीतज्ञों के परिवार से थे। मतलब कि इनके जो पापा थे, दादा थे, जो परदादा थे, वो भी संगीतज्ञ थे। मतलब कि पूरा एक घराना की तरह चलता हुआ आ गया था। आगरा घराने के फयाज खां से ख्याल के स्थाई और अंतरे सीखे। 13 मार्च 2004 को भारतीय संगीत की यह पंचतत्व में विलीन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कान गुजरी, है ना, कान गुजरी गायन भारतवर्ष के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका ए, राजस्थान से। कान गुंजरी गायन राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र से क्या क्या है? लावनी, गौरीचा, ललिता, तमाशा, पवाड़ा, मोनी। हाँ, आंध्र प्रदेश से क्या है? मरदाला, बतकभा, कुंभी, सिद्ध मधुरी, घंटा मरदाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस प्रकार से अपने स्थान अटलाया गया? तीव्रतम से, उत्कर्ष से, मृदुल से, अपकर्ष से। आंसर इसका डी सही है, अपकर्ष से। ठीक है, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर अपकर्ष के माध्यम से अपने स्थान से हटाया गया है। ठीक है, मध्यम ग्राम और षड्ज ग्राम की स्वर व्यवस्था लगभग एक ही समान है। केवल पंचम जो है, पंचम की स्थापना में मतभेद है। मध्यम ग्राम में पंचम 7वीं श्रुति पर ना होकर 16वीं श्रुति पर है। फलतः मतलब कि निष्कर्ष इसका यह है कि चतुश्रुति पंचम त्रिश्रुति बन जाता है। जो 4 श्रुति का है वो 3 श्रुति का बन जाता है और दैवत 4 श्रुतियों का बन जाता है। इसमें षड्ज मध्यम संवाद कहते हैं। इसे सर क्या है? षड्ज और मध्यम सा मा का इससे संवाद कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, पंडित लोचन ने अपने रागों में कितने स्वरों का प्रयोग किया? 12, 19, 16 या 9।
सही आंसर इसका ए 12। ठीक है। पंडित लोचन ने अपने रागों में 12 स्वर का प्रयोग किया है। लोचन कृत जो है राग तरंगिणी 15वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। इसमें राग रागनी पद्धति को छोड़कर ठाट पद्धति को इन्होंने अपनाया था। कौन सा? राग रागनी पद्धति छोड़ी थी, है ना। ये भी पूछ दिया जाता है कौन सी पद्धति छोड़ी थी लोचन ने, तो राग रागनी पद्धति इन्होंने छोड़ी थी। और कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ठाट पद्धति इन्होंने अपनाई थी। इन्होंने 12 ठाट से 75 राग जन्य बताए हैं। ठीक है, 12 ठाट से इन्होंने कितने बताए? तो 75 राग इन्होंने बताए हैं। उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित स्वरों को केवल या कोमल या तीव्र जैसी संज्ञा सर्वप्रथम इस ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है, उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित स्वरों की जो कोमल और तीव्र की जो बताया गया है, कोमल तीव्र जैसी संज्ञाएं जो दी गई है, सर्वप्रथम सबसे पहले इसी ग्रंथ में बताया गया है। तथा फारसी में 12 मुकाम पद्धति, ठीक है, फारसी में क्या बताया? 12 मुकाम बताया गया पद्धति और 12 संस्थान पद्धति का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, आप याद रखना, इससे एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से ये होता है कि आपका एक ही क्वेश्चन नहीं होता, एक ही क्वेश्चन में आप कम से कम 10 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। इसलिए मैंने ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को करवाने का सोचा था, इसलिए सोचा था। और इसमें क्या होता है कि एक्सप्लेन अच्छे से हो पाता है, एक्सप्लेन होता है तो चीजें समझ में आती है। क्वेश्चन पेपर जब आप वैसे क्वेश्चन पेपर आप उठा के अगर करवाओगे तो फिर क्या होता है, उसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाता अच्छे से, है ना। सही गलत आप बताते चले जाओगे, आपको समझ क्या आएगा। इसमें आप थ्योरी भी तो कर रहे हो। देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मूर्छना का प्रमुख लक्षण क्या है? सम स्वरता, सप्त स्वरता, क्रमबद्धता या संवादहीनता? सही आंसर है इसका ए सम स्वरता। ठीक है, ये आंसर इसका सही होगा। मूर्छना का प्रमुख लक्षण सम स्वरता है। भरत के अनुसार क्रम से स्वर का आरोह अवरोह करना ही मूर्छना है। क्या है? क्रम से स्वर का आरोह अवरोह करना ही क्या है? मूर्छना है। मूर्छा शब्द मूर्छ धातु से उत्पन्न हुआ है। कौन सी धातु से हुआ है उत्पन्न? तो मूर्छ धातु से ये उत्पन्न हुआ है। मूर्छ का अर्थ होता है चमकना, ये भी याद रखना। मूर्छ का अर्थ क्या होता है? चमकना या उभरना या व्यक्त होना। कुल मूर्छनाओं षडज मध्यम गंधार, इनकी कितनी मूर्छना है? तो 21 है। 21 कैसे है? सारी षडज ग्राम से 7 आई, हाँ, मध्यम ग्राम से 7 आई मूर्छना और गंधार ग्राम से 7 आई, तो टोटल कितनी हो गई? 21 हो गई। तो टोटल 21 मूर्छना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीटिंग बाय दी वीवर निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित विश्वमोहन भट्ट या उस्ताद अमजद अली खां? इसका सही आंसर है सी। ठीक है, पंडित विश्वमोहन भट्ट। मीटिंग बाय दी रिवर के जो रचयिता है वो है पंडित विश्वमोहन भट्ट। मीटिंग बाय दी रिवर पंडित विश्वमोहन भट्ट की रचना है। अब रविशंकर के बारे में बता रहा हूं। इनका जो जन्म है रविशंकर का, वो है 7 अप्रैल 1920 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये सितार वाद के कलाकार थे, मतलब सितार वादन के कलाकार थे। और माई म्यूजिक माई लाइफ इनकी रचना है। माई म्यूजिक माई लाइफ राग अनुराग है, और राग अनुराग भी इन्हीं की रचना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बता रहा हूं अब मैं। जन्म इनका 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का
21 मार्च 1916 में हुआ था। इनके गुरु अली बख्श थे। ठीक, गुरु का नाम याद रखना, पूछ दिया जाता है। इनके गुरु कौन थे? अली बख्श थे। से तालीम पाई और मृत्यु इनकी कब हो गई थी? 21 अगस्त 2006 को इनकी हो गई थी। इनको चारों अलंकार प्राप्त था, ये भी याद रखना। अब अमजद अली खां, जन्म हुआ इनका क्या? 9 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक तंत्री वीणा के किस नाम से पुकारा जाता है? एक तंत्री वीणा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो घोषक या वितंत्री, घासवक्ता या अलाबू वीणा। इसका सही आंसर होगा ए, घोषक। ठीक है। एक तंत्री वीणा को घोषक वीणा के नाम से पुकारा जाता है। एक तंत्री वीणा जो है, सभी तत्वाद्यों का आधार एक तंत्री वीणा है। इसके नाम ब्रह्म वीणा, ब्रह्मा की, घोषा, घोषक, घोषावती। इसकी लंबाई 3 हाथ की होती है, कही गई है। बाएं हाथ में 12 अंगुली लंबी बांस की और श्लाका से स्वरों की उत्पत्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राग कदम्ब गीत रचना किसके द्वारा रची गई है? तानसेन के द्वारा, गोपाल नायक द्वारा, बैजू के द्वारा या गंगाराम के द्वारा? इसका सही आंसर होगा बी, गोपाल नायक के द्वारा। ठीक है। राग कदम्ब गीत की रचना गोपाल नायक के द्वारा हुई है। गोपाल नायक जो है, खुसरो के समसामयिक दक्षिण भारतीय संगीत में दक्ष थे। ये एक उच्च कोटि के गायक कलाकार थे। चतुर कलीनाथ के मत अनुसार गोपाल नायक ने राग कदम्ब गीत की रचना की, जो कि 32 राग तथा विविध ताल युक्त में का महाप्रबंध था। किसने? गोपाल नायक ने। किसने? गोपाल नायक ने। याद रखना, राग कदम्ब की रचना किसने की? तो गोपाल नायक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये सुरावली है, आपको दी गई है। देखिए, ग रे रे ग, फिर प रे ग। इस पे देख सकते हैं कौन से चिन्ह है, अच्छे से देख लीजिए उसको। और रागांक किस मुख्य राग से लिया गया है? ये कौन सा राग है, ये बताना है आपको। कौन सा राग से लिया गया है? रेवा, त्रिवेणी, चेती, पूर्वी मील और उपरोक्त सभी। सही आंसर है इसका डी। ठीक है। ठीक है, ये सभी से लिया गया है। रागांक, स्वर संगति उपयुक्त सभी रागों से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आमाद किस विधा का परिभाषित शब्द है? गायन, तबला, पखावज, नृत्य। ये पूछ दिया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका सही आंसर होगा डी, नृत्य। ठीक है। आमाद किससे रिलेटेड है? तो ये नृत्य से रिलेटेड है। आमाद नृत्य विधा का परिभाषित शब्द है। आमाद यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आगमन या नृत्य का सबसे पहला कार्यक्रम होता है। इसमें नृत्य और नर्तकों मंच पर प्रवेश कर एक विशिष्ट मुद्रा में स्थित हो जाती हैं। ठीक है, एक विशेष तरह की ये मुद्रा है। जब कोई नृत्य करने के लिए आता है तो एक विशेष मुद्रा में जब खड़े होते हैं तो उसे आमाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आमाद कहते हैं उसे। ये याद रखना, ये पूछा जाता है काफी बार। क्वेश्चन नंबर 16 है,
प्रमाण श्रुति किस श्रुति पर स्थित है? 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं? सही आंसर है इसका सी, 16वीं श्रुति पर स्थित है। ठीक है, प्रमाण श्रुति 16वीं श्रुति पर स्थित है। षडज ग्राम में पंचम 4 श्रुति का तथा मध्यम ग्राम में पंचम 3 श्रुति का है। ठीक है, तो इसी को प्रमाण श्रुति भी कहते हैं और 16वीं श्रुति पर प्रमाण श्रुति स्थित है। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ, ये तो काफी पूछा भी जाता है, इजी है क्वेश्चन वैसे। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। किस वाद्य से सितार की उत्पत्ति मानी जाती है? कच्छपी, घोषावती, एक तंत्री वीणा या त्रितंत्री वीणा? अच्छा प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, देखिए इसका क्या है, डी है त्रितंत्री। ठीक है, डी आंसर इसका होगा। सितार वाद्य की उत्पत्ति त्रितंत्री वीणा से मानी जाती है। ठीक है, ये याद रखो पहले, सबसे पहले कि सितार वाद्य की जो उत्पत्ति है वो त्रितंत्री वीणा से मानी जाती है। सितार वाद्य का जो आविष्कार है वो पर्शियन वाद्य ऊद से हुआ है। ठीक है, ये जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। सितार वाद्य का जो आविष्कार है पर्शियन वाद्य ऊद के आधार पर माना है। इसमें 7 तंत्रियां होती हैं, जिसमें से पहला तार बाज का होता है। पहला तार किसका होता है? तो बाज का होता है। सितार का वादन मुख्यतः इसी तार पर होता है। इसका मुख्य वादन जो होता है ना वो इसी पे होता है। अंतिम 2 तार जो होते हैं वो सा और प पे मिले होते हैं, जिसे चिकारी का तार कहते हैं। ठीक है, उस पे झाला भी बजाया जाता है। तो आप ये चीज याद रखना, जो इसमें सितार में जो पहला तार होता है वो बाज का तार होता है, अंतिम के जो तार दो होते हैं वो चिकारी के तार होते हैं, उस पर झाला भी बजाया जाता है। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन इसको लेके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसकी 7 तंत्रियां क्रम से मंद्रमा, मंद्रसा, मंद्रसा, मंद्रप, मध्यसा तथा तारसा में मिलाई जाती है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। इन तारों के नीचे 12 से 20 तक तार विभिन्न स्वरों में मिलाए हुए होते हैं। ठीक है, 12 से 20 तक तार विभिन्न स्वरों में मिलाए हुए होते हैं। इसको तरब के तार कहते हैं। ठीक है, तो 12 से 20 इसमें तरब के तार होते हैं। कितने? 12 से 20 इसमें सितार में तरब के तार होते हैं। सितार के दंड पर तारों की जो नीचे 18 से 20 तक पीतल की सरिकाएं बंधी होती है। और सरिकाएं कितनी होती है? तो 18 से 20 तक। ठीक है, तरफ के तार कितने होते हैं? 12 से 20 तक। और सरिकाएं कितनी होती है? तो 18 से 20 तक पीतल की सरिकाएं बंधी रहती हैं। तो ये अगर सितार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सितार पे जब भी क्वेश्चन आता है तो इसी से रिलेटेड आता है। एक तो उसमें तार पूछ दिए जाते हैं, आविष्कार पूछ दिया जाता है कि चीज का आविष्कार हुआ है, और पहले तार को क्या कहते हैं? तो बाज का तार कहते हैं। अंतिम के 2 तार को क्या कहते हैं? तो चिकारी का तार कहते हैं। पहले स्वर को किससे मिलाया जाता है? मंद्रमा से मिलाया जाता है। हाँ, ये पूछ दिया जाता है। और इसमें तरफ के तार कितने होते हैं? तो 12 से 20 तार होते हैं। और इसमें सरिकाएं कितनी होती हैं? तो 18 से 20 सरिकाएं बंधी रहती हैं, वो भी पीतल की सरिकाएं होती हैं 18 से 20। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सितार में पूछा जाता है क्वेश्चन तो इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो ये आप याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन तो एक था, हाँ, लेकिन आंसर कितनी चीजें आपको इसमें पता चल गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा वाद्य सरिका रहित है? सुर बहार, सितार, विचित्र वीणा, सुर सिंगार। कौन सा वाद्य जो है वो सरिका उसमें नहीं है? इसलिए सभी वाद्यों को ना आप एक बार उसका चित्र जरूर देखें, सभी वाद्यों का, तो आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी उससे। ठीक है,
इसका सही आंसर होगा डी, सुर सिंगार। ठीक है, सुर सिंगार वाद सरिका रहित है, सरिका नहीं है। सुर सिंगार यह वाद रबाब के आकार का किंतु कुछ लंबा और चौड़ा होता है। इसकी तंत्रिका की संख्या वही है जो रबाब में होती है। रबाब की भांति यह सरिका विहीन होता है। ठीक है, क्या होता है, सरिका विहीन होता है और पर्दों से रहित होता है वाद्य है ये। ठीक है, रबाब की विरुद्ध इसकी तंत्रियां धातु की बनी होती हैं। इस वाद्य 8 तार होते हैं। कितने इसमें तार होते हैं, तो 8 तार होते हैं सुर सिंगार में, जिन्हें क्रम से सा सा प सा ग सा रे और प में मिलाया जाता है। यह वाद्य रबाब एवं सरोद के बीच वाली स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। दो चीज याद रखना आप इसमें, जो सुर सिंगार जो है इसमें एक तो इसमें 8 तार होती हैं, ये आप जरूर याद रखना कि पूछ दिया जाएगा। और इसमें क्या नहीं होता, सरिका इसमें नहीं होता। इसमें सरिका नहीं होता, ये चीज आप दोनों याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाथ द्वार परंपरा से जुड़ा अवनद्य वाद्य है तबला, सितार, पखावज या ढोलक। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, पखावज। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं। नाथ द्वार परंपरा पखावज से जुड़ा अवनद्य वाद्य है। भरत मत के ग्रंथों में मृदंग वाद्य का वर्णन मिलता है। आरंभ में मिट्टी से बने होने के कारण इस वाद्य को मृदंग कहते थे। किससे, मिट्टी का बना होता है इसलिए इसे मृदंग कहते हैं। परंतु बाद में यह लकड़ी या लोहे के पिंड से बनने लगा। मृदंग के अंग के रूप में इस 3 वाद्यों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कौन कौन से वो 3 है, तो अंग, किक, आलिग्य, ऊर्ध्वक। ठीक है, इस वाद्य में 16 घर होते थे। कितने घर होते थे, 16 घर होते थे, जिनके बद्धियों से बंधा होता था। हाँ, जिनके बद्धियों से बंधा, इस बद्धियों को उठाने के लिए 8 गट्टे लगाए जाते थे, जिससे बद्धियों का तनाव बना रहता था। इसके दोनों मुख एक ही स्वर में बोलते हैं। दाहिने में स्याही लगी रहती है तथा बाएं में भिगोया हुआ आटा लगाया जाता है। बाएं में क्या होता है, भिगोया हुआ आटा लगाया जाता है। ये पूछा जाता है, ठीक है, कि किस में लगाया जाता है। ऐसे दक्षिण भारत में मृदंग या पखावज प्रमुख तालवाद्य है। तो ये आप याद रखना। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, पखावज, याद रखना। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है और अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब लिखा हुआ निम्नलिखित को पहचान कर सही समूह को चिन्हित कीजिए। अर्थ वेदीय मंत्र या ऋग्वेद का मंत्र है, या सामवेद या कर्नाटक गीत है। सही आंसर इसका सी, सामगान है। ठीक है, क्या है, सामगान है। यह सामगान से संबंधित है। साम गायन में 3 गायक होते हैं, प्रस्तुता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। प्रमुख गायक उद्गाता तथा शेष 2 सहयोगी होते हैं। सहयोगी गायक को हो करके आदि मंत्र ध्वनि तंबूरे के रूप में ध्वनित करते हैं, मतलब तंबूरे का वो काम कर रहे होते हैं, जिसके आधार पर मानकर मुख्य गायक सामगान करता है।
वैदिक इंडेक्स नामक पुस्तक लिखी गई है प्रोफेसर ललित किशोर सिंह के द्वारा, एस.के. दीक्षित के द्वारा, मैकडॉनेल ए. किथ के द्वारा, ए.के. कुमारस्वामी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, तरंग। लोचनकृत राग तरंगिणी में अध्यायों की संख्या तरंग में बताई गई है। राग तरंगिणी 15वीं शताब्दी की रचना है। इस ग्रंथ में फारसी में 24 हंगाम तथा 12 मुकाम बताए गए हैं। ठीक है, ये मुकाम याद रखना, पूछ दिए जाते हैं। और ये तरंग भी याद रखना। ठीक है, लोचनकृत राग तरंगिणी अध्यायों की संख्या क्या है? तरंग है, ये याद रखना। इसके साथ 12 संस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। 12 मुकाम 12 संस्थान दोनों ही सेम बताए गए हैं। हाँ, में वर्णित है। लोचन ने 7 शुद्ध और 9 विकृत माने हैं। कितने माने? 7 शुद्ध और 9 विकृत, 12 स्वर टोटल मान लिए इन्होंने। ठीक है, और इस प्रकार कुल 16 स्वर माने। ठीक है, ये स्वर माने इस प्रकार इन्होंने कितने माने? 16 इन्होंने स्वर माने। इसके साथ साथ रागों के समय सिद्धांत पर भी चर्चा की है। राग तरंगिणी विद्यापति के गीतों पर भी चर्चा की गई है। क्योंकि इन्होंने विद्यापति के गीतों पर चर्चा की, जो विद्यापति मिथिला के रहने वाले थे, और लोचन जी थे ये भी मिथिला के ही रहने वाले थे। ठीक है, बिहार में मिथिला एक जगह है, मिथिलांचल, तो वहां के ही रहने वाले थे। तो ये था। ठीक है, आप ये याद रखना, ये संज्ञा आप याद रखना कि लोचन की जो राग तरंगिणी है उसको कौन सी संज्ञा दी गई है? तो तरंग की संज्ञा दी गई है, ये याद रखना। ठीक है, स्वर कितने माने हैं? तो 16 स्वर माने हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25। सादरा किससे संबंधित है या संबंध है सादरा का? ध्रुपद, धमार, ठुमरी या गजल? इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका ए, ध्रुपद से। ठीक है, सादरा का संबंध ध्रुपद से। सादरा ध्रुपद से संबंधित है। ठीक है, ध्रुपद गायन शैली का प्रचार प्रसार राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1516 तक किया था। हाँ, इस शैली में नोम तुम का अलाप, बंदिश, लयकारी, उपज, ये 4 भाग होते हैं। ध्रुपद के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्ग्राह, ध्रुव, आभोग, अंतरा। ठीक है, और ध्रुपद, द्विपदी, चतुर्पदी, अष्टपदी आदि गीतों का प्रयोग होता है। मतलब कि द्विपदी में किया जाता है, दुगुन, त्रिगुण, चौगुन ऐसे करते हैं ना ध्रुपद में, तो वही। उसके बाद ध्रुपद की 4 वाणियां हैं। कौन कौन सी हैं? ये वाणियों के बारे में जरूर पूछा जाता है। खंडाहार वाणी, नोहार वाणी, गोबरहार वाणी और डागुर वाणी। ये भी आप याद रखना, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जाके आप लिख सकते हैं ऑल म्यूजिक एग्जाम, आ जाएगा और जुड़ जाइए। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे एक बार क्लिक करेंगे सीधे टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वहां से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी एक चीज और बता दूं, आप सभी को एक चीज जरूर करना है, और वो है कि आप चैनल को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी की हेल्प हो पाए। हाँ, और जितनी भी सारी चीजें हैं वो मैं अपडेट आपको करता रहूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही।
थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।